झिंग उसे गले लगाती है और उसकी आंखों पर साफ सूती कपड़ा बांधकर रेस्ट करने को कहती है। 3 दिन बाद फू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। रोशनी वापस आने पर फू एक बार फिर आंखों पर प्रोटेक्शन वाला कपड़ा बांधकर स्टेशन की खोज में निकलता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक और भयानक हादसा होता है। फू जिस बर्फीली सतह पर खड़ा था वो अचानक कड़कड़ाकर टूट जाती है और फू सीधे -डिग्री वाले बर्फीले समंदर के ठंडे पानी में जा गिरता है। बर्फीला पानी इतना ठंडा था कि फू का सांस फूलने लगता है। ऊपर बर्फ की मोटी चादर होने से उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फू ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगता है। तभी उसकी नजर पानी में तैरती कुछ पेंगुइन्स पर पड़ती है जो बर्फ के एक छोटे छेद की तरफ ऊपर जा रही थीं। फू उन पेंगुइन्स का पीछा करते हुए तैरता है और किसी तरह छेद से बाहर निकल आता है, लेकिन भीगे कपड़ों और बर्फीली हवाओं के कारण फू का शरीर जमने लगता है। पर अटूट इच्छा शक्ति के दम पर फू घिसटते हुए कॉटेज तक पहुंच ही जाता है। कॉटेज का दरवाजा खोलते ही झिंग फू की हालत देखकर बुरी तरह डर जाती है। फू बर्फ का पुतला बन चुका था। झिंग बिना देरी किए फू के गीले कपड़े उतारती है, हीटर तेज करती है और खुद फू के साथ कंबल में लिपटकर अपनी बॉडी हीट से उसकी जान बचाती है। अगले दिन फू की तबीयत में सुधार आता है। दोनों को कॉटेज में सरवाइव करते हुए 50 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। राशन लगभग खत्म होने पर था। तभी एक दोपहर कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक होती है। फू और झिंग डर जाते हैं कि बाहर कोई खूंखार पोलर बेयर हो सकता है। फू लोहे की रोड लेकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक छोटा प्यारा पेंगुइन खड़ा था। वो मटकते हुए अंदर आ जाता है। फू उसे भगाने लगता है पर झिंग उसे पेट बनाकर रख लेती है। धीरे धीरे वो पेंगुइन कॉटेज में घुल मिल जाता है और उनका सच्चा दोस्त बन जाता है। एक दिन फू उस पेंगुइन के लिए लकड़ी की पट्टियों से स्लेज बनाता है और झिंग तथा पेंगुइन को उस पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। कुछ दिनों बाद कॉटेज में हंसते मजाक करते वक्त झिंग की नाक से भी तेजी से खून बहने लगता है। झिंग बताती है कि महीनों से फ्रेश सब्जियां न मिलने के कारण उनके शरीर में स्कर्वी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। अगले दिन फू झिंग को कॉटेज के पास एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है जहां दोनों बैठकर डूबते सूरज को देखते हैं। तभी फू का हौसला टूटने लगता है और वो दुखी होकर कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, शायद हमारी किस्मत में यही मरना लिखा है। झिंग फू का हाथ थाम कर कहती है कि फू, यहाँ मरना मेरी किस्मत हो सकती है पर तुम्हारी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें हमारी इस कहानी को एक खूबसूरत एंडिंग देनी है। अगली सुबह फू आखिरी बार चाइनीज रिसर्च स्टेशन की तलाश में बाहर निकलता है, पर रास्ते में उसका सामना एक भयानक ब्लिजर्ड यानी बर्फीले चक्रवात से होता है। बर्फीली हवा फू को उखाड़ फेंकती है और वो बर्फ के नीचे पूरी तरह दब जाता है। कुछ देर लगता है कि फू की सांसें थम चुकी हैं, पर झिंग के शब्द याद आते ही फू पूरी ताकत जुटाकर बर्फ चीरकर दोबारा खड़ा होता है। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कई घंटों बाद उसे धुंध में एक लोहे का साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था चाइनीज एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। आखिरकार 55 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद फू रिसर्च स्टेशन पहुंच चुका था। वो वहीं बर्फ पर गिर पड़ता है। चीनी साइंटिस्ट्स बाहर आकर फू को उठाकर अंदर ले जाते हैं। होश आते ही फू चिल्लाकर कहता है कि मेरी साथी झिंग कॉटेज में फंसी है